8. काफी देर कैफे में बैठे वो सब आगे क्या करना है, कैसे क्या होगा, इन सब बातों पर चर्चा करते। इंस्पेक्टर अंगद ने घड़ी की ओर देखा और खड़े होते हुए कहा, अच्छा वेदांत, मैं चलता हूँ। ये जितने भी सबूत हैं इनकी रिपोर्ट बनाकर मैं फाइल में डाल दूंगा एंड देन आगे का प्रोसीजर हम बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होगा। खैर स्मृति, आप किसी तरह मुझे राइटिंग सैंपल भिजवा दीजिएगा, मैं मैच करवा दूंगा। चलो चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी तुम सबसे। एक केस है, उस केस ने काफी दिमाग घुमाया हुआ, अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। जिस पर वेदा ने पूछा, कैसा केस है जो तुम्हें यूपी से राजस्थान ले आया? जिस पर वेदांत के सामने पड़ी एक कुकी उठाते हुए अंगद बोले, सॉरी वेदांत, बता नहीं सकता, काफी कॉन्फिडेंशियल है। कुछ दिनों में वैसे भी तुम सबको समझ आ जाएगा कि केस क्या है। चलो मिलता हूं फिर मैं। इतना बोल अंगद वहां से चले गए और वो सब बैठे बस आगे क्या कैसे होगा इन सब पर बातें करने लगे कि जैसे वो जाने वाले थे। वो जो कुर्सी खाली पड़ी थी वेदांत के पास, उस पर एक आदमी आकर बैठ गया। गले में सिल्वर चैन, लाल टी शर्ट, नीचे से फटी हुई जींस। वेदा को समझ नहीं आया कि ये यहां पर क्यों आकर बैठा। खैर उन्हें क्या, वैसे भी वो जाने वाले थे। बिल हाथों में था और वेदा जैसे वहां से निकलने वाले हुए कि वो बोला, और भाभी कैसे हैं आप? अनिकेत सुना जेल में चला गया आपकी वजह से, अब क्या नए लड़कों के साथ घूम रही हो? ये तो अच्छे घर की लड़कियों के काम नहीं है। यार आपको क्या, आपका घर कौन सा अच्छा है? भागे बाप की बेटी ऐसी होगी। स्मृति जो उठ चुकी थी ये सुनकर एकदम से टूट गई और कुर्सी पर बैठ गई। अबे छपरी, चल निकल यहां से, खुद को ज्यादा हीरो समझ रहा, सड़क पर पड़े गीले गोबर जैसी शक्ल वाले, आर्य ने कहा। ये सुनकर वो आदमी किलसा और अपनी जेब में रखा उसने चाकू बाहर निकाला और कहा, बेटा जब पेट में जाएगा ना ये, तो गीला गोबर तरह कहीं और से निकल आएगा। तमीज में रह, ये मेरा एरिया है, पता है कितने आदमी है मेरे आसपास? आया तो तू यहां पर पैरों पर है, जाएगा स्ट्रेचर पर, समझा? स्मृति अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पा रही थी। वहीं खुद से वेदा ने वादा किया था कि वो कभी भी स्मृति की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और अगर किसी की भी वजह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो वापस से कुर्सी पर बैठे, मन शांत किया और सीधा बिना देरी के उस आदमी का सर पकड़ा और जोर से उस मेज पर मारा। इतनी देर में उसके जो और आदमी थे वो सतर्क हो गए और वेदा की ओर बढ़े। उनके हाथ में हथियार थे, एक तो कसाई वाला चाकू लेकर आ गया। उसने सीधा वार किया वेदा पर, जिस पर वेदा ने उसके हाथ को पकड़ा, मरोड़ा और उसके हाथ से चाकू गिर गया। उतनी देर में पीछे से किसी ने वेदा के सर पर हॉकी मारी। वेदा लड़खड़ाए, पर अपने मन को शांत कर उन्होंने पहले वहां के हालात देखे। 5 आदमी उन्हें घेर कर खड़े थे। 2 निहत्थ थे और 3 के पास हथियार, एक के पास हॉकी, बैट और खंजर। वो एक साथ वेदा पर लपके। वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से अब उनसे लड़ना शुरू किया और सबको ढेर कर। प्रिया, स्मृति, आर्यन ये देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। किसी साउथ के हीरो की तरह वेदा ने सारे गुंडों की बैंड बजा दी। उतनी देर में वो आदमी उठा जो सबसे पहले यहां पर आया था। उसके माथे से खून बह रहा था। वो बोला, साले हीरो बन रहा है, लड़कियों के सामने तो हीरो बनता। रुक रुक, आज तो बच गया, कल देखता हूं, जहां दिखेगा ना वहीं ठोक दूंगा। आज तो तैयारी के साथ नहीं था, अगली बार तैयारी के साथ मिलूंगा, तब बताऊंगा तुझे। जिस पर वेदा मेज पर पड़े गिलास को उठाते और सीधा चलाकर उसके मुंह पर मारते। वो गिलास उसके मुंह पर जाकर टूट जाता है। आर्यन आगे आता और वेदा को शांत कराता है। वेदा थोड़े भावुक हो गए थे और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वो वहां से भागने वाला होता है कि तभी वेदा बोलते हैं, जैसे मर्जी आ, बिना नहाए या नहा करा, तैयार होकर आ बिना तैयार हुआ। अगर स्मृति का दिल तुमने फिर कभी दुखाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक मंदिर का पुरोहित हूं। चल भाग यहां से। वेदा की यह बात सुन आर्यन और प्रिया की नजरें एक दूसरे से मिली और कुछ कहने लगी। वही स्मृति अभी भी सिसकियां भर रही थी। प्रिया स्मृति को टिश्यू पेपर देना चाहती थी, जिस पर आर्यन उसे रोकता है। वेद अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और प्रिया को देते हुए कहते हैं,
आप चिंता मत करिए, आंसू पोंछ लीजिए। ऐसे ओछे लोग बहुत राह में मिलेंगे, पर हमें इनकी वजह से अपना दिल भारी नहीं करना। चलिए रोइए मत। स्मृति अपने आंसू को पोंछती है। खैर, वो सब घर वापस आते हैं। वेदा के कपड़ों पर खून के निशान थे और उनके सर पर जो थोड़ी सी चोट लगी थी, वो आते हुए वहां पर बैंडेज लगवा कर आए थे। वेदा को इस हाल में देखकर स्मृति के चाचा बोले, क्या हुआ आपको? बाहर कहीं लड़ाई वगैरह तो नहीं हो गई थी? डॉक्टर को दिखाया? इस पर वेदा की जगह आर्यन बोलता है, हाँ, कुछ लोग प्रिया और स्मृति को छेड़ रहे थे तो लड़ाई वगैरह हुई। खैर, सर ने ठिकाने लगा दिया। चोट आई थी, डॉक्टर को दिखाया हमने, बैंडेज वगैरह लगा दी उन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति की आंखें लाल हो चुकी थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। स्मृति, क्या हुआ बच्चे तुमको? तुम रो रही थी? कोई बात नहीं बच्चा, आओ, सब ठीक हो जाएगा, चाचू के पास आओ। उसके चाचा स्मृति की ओर बढ़े, अपनी बाहें फैला, जिस पर ना जाने क्यों वेदा को क्या हुआ। उन्होंने सीधा स्मृति के चाचा का कॉलर पकड़ा और कहा, अपने हाथ दूर रख। पहले से दिमाग गर्म हुआ पड़ा। और तू चला जा यहां से, नहीं तो साले। जिस पर एकदम से स्मृति की मां आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संदीप से ऐसे बात करने की? तुम होते कौन? आर्यन वेदा को पकड़ते हैं और दूर करते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, माफ करिएगा सर, थोड़ा गुस्से में है ना, और सर पर चोट भी लगी है तो इन्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो चलते हैं स्मृति, प्रिया चलो। आर्यन उन सबको लेकर चला गया। उतनी देर में स्मृति के स्टेपफादर भी आ गए, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। क्या हो गया था सर आपको? ऐसे कभी आप बोलते नहीं थे, ये तो आपका नवा ही रूप देखा आज। आर्यन ने पानी देते हुए कहा। जिस पर वेदा एक घुट पानी पीते और शांत होते हुए कहते, सॉरी, वो सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी इसलिए ऐसे रिएक्ट कर दिया। खैर स्मृति, आप वो राइटिंग सैंपल दे दो मुझे, मैं अभी फैक्स करवाता हूँ। हम किसी भी चीज में देरी नहीं कर सकते, सब चीजें तुरंत करेंगे। अभी अगर उसे मैं सैंपल भिजवा दूंगा ना तो कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। और इसके बाद हमें वो संजय के पास भी जाना है, उसकी याददाश्त ना आ जाए बस। स्मृति अलमारी से निकालकर वेदा को एक पेपर देती है और वेदा चले जाते हैं उसे फैक्स करवाने के लिए। वेदा को एक केस जितना सीधा लग रहा था शायद उतना सीधा था नहीं। अभी बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली थी जो इस केस को और भी ज्यादा मोड़ने वाली थी।